किया जाता है। अगर एसेट को लीज पे लिया जाए, अगर एसेट को लीज पे लिया जाए तो उसके अगेंस्ट जो लीज रेंटल है, जो लीज रेंटल है, ये भी अलाउएबल डिडक्शन होता है। अगर पर्सन अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट ले और वो एसेट किस पे ले, लीज के ऊपर, तो वो जो लीज रेंटल पे करता है वो अलाउएबल डिडक्शन होगा। हमेशा एक बार याद रखिएगा, जो लीज रेंटल होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लीज रेंटल जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना आपने उधार लिया है अमाउंट, वो वैल्यू भी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी, ये अमाउंट कंबाइन होके लीज रेंटल बनती है। ठीक है, तो अगर लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इट विल बी एन अलाउएबल डिडक्शन। अगर कोई एसेट, ठीक है, उसने लीज पे लिया है, कोई मशीनरी लीज पे लिया है और उसके ऊपर रेंटल पे कर रहा है तो वो भी अलाउएबल डिडक्शंस के अंदर आएगा। सर इंटरेस्ट मतलब डिडक्ट होगा कि लोन कहाँ पे? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट इज एन अलाउएबल डिडक्शन। ठीक है, ये बेंचमार्क से कोरिलेट नहीं, इसका कोई बेंचमार्क से ताल्लुक नहीं, ये जस्ट सिंपल बातें हैं आपको बता रहा। बेंचमार्क से रिलेट करने वाली बात सैलरी में थी, यहाँ नहीं है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक है कि जो लोन लिया वो आप बेसिकली बिजनेस में इस्तेमाल करें? हाँ, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी कंडीशंस वगैरह को देख लेंगे, बल्कि कंपलसरी ही समझें कि अगर आप उस लोन को बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ही उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो लेस करने की इजाज़त है। अच्छा, अगर उसने तो लोन लिया है तो वो तो हमने बात कर ली कि जी वो उसके अंदर से एज एन एक्सपेंस लेस करने की इजाज़त है। अच्छा, अगर वो उसके साथ बैंक के साथ, एक था ना लोनिंग का चक्कर, दूसरा ये हो सकता है कोई मुशारका का एग्रीमेंट कर ले। मुशारका एग्रीमेंट, मुशारका क्या होता है? शराकतदारी। ठीक है, शराकतदारी क्या होता है कि आप भी कुछ पैसे लगाते हो, बैंक भी कुछ पैसे लगाता है, तो मिल के एसेट खरीद लेते हैं, मिल के क्या करेंगे? एसेट खरीद लेंगे। तो उसके ऊपर इस्लामिक टर्म में, ये मुशारका वर्ड यूज होता है इस्लामिक फाइनेंसिंग में, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो इंटरेस्ट नहीं किया जाता, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रॉफिट यूज करता है। ठीक है, तो अगर बैंक के साथ कोई मुशारका एग्रीमेंट कर ले, अगर किसी इंडिविजुअल के साथ मुशारका एग्रीमेंट कर ले, बैंक से नहीं किया, किसी इंडिविजुअल से मिलके किया कि भाई आओ दोनों मिले और मिलके एक एसेट ले लें और एसेट लेके बिजनेस में लगा दें, जो मुझे वहाँ से जो उसका प्रॉफिट आएगा वो तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा, तो वो भी इसके अंदर भी प्रॉफिट शेयरिंग का नाम ही आएगा। तो इंडिविजुअल के साथ शराकतदारी कर ली, बैंक के साथ शराकतदारी कर ली, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के साथ मुदारबा की एग्रीमेंट कर लिया। मुदारबा क्या होता है कि एक पर्सन कहता है कि यार मुझे ये एसेट चाहिए, ठीक है, तो कहता है ठीक है, पैसे मेरे, हुनर तुम्हारा, दोनों मिलके काम करेंगे लेकिन पैसे मेरे और हुनर तुम्हारा। तो इसके लिए इस टर्म को कहते हैं मुदारबा, मुदारबा एग्रीमेंट किया। तो इस टर्म के तहत उस पर्सन को कोई प्रॉफिट पे करे, ठीक है। तो ये जो जब आप बैंक से मुशारका एग्रीमेंट करते हैं तो ये तो आपकी बैंक के साथ डीलिंग चलती है। जब आप किसी इंडिविजुअल के साथ मुशारका का एग्रीमेंट करते हैं तो आप उसको मुशारका सर्टिफिकेट्स देते हैं इंडिविजुअल के टाइम पे, मुशारका सर्टिफिकेट्स। इन सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि मैंने आपसे इतनी शराकतदारी की है, इतने पैसे लिए हैं, ठीक है, और ये हमारी सारे आपस में एग्रीमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक से लोन लिया जाए और उस पर इंटरेस्ट दे,
अगर बैंक के साथ कोई मुशारका एग्रीमेंट कर रहा है उस पर प्रॉफिट दे रहा है, अगर किसी इंडिविजुअल के साथ मुशारका एग्रीमेंट कर रहा है और उस पर प्रॉफिट दे रहा है, अगर किसी इंडिविजुअल के साथ मुदारबा एग्रीमेंट कर रहा है और उस पर प्रॉफिट दे रहा है, तो ये सारा कुछ एज एन एक्सपेंस अलाउ है। ये सारा कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज एन एक्सपेंस के तौर पे अलाउ है। बैंक के साथ कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहा है तो अलाउएबल डिडक्शन, लीज पे कोई एसेट लिया है तो उसकी रेंटल दे रहा है तो अलाउएबल डिडक्शन, अगर बैंक के साथ मुशारका का एग्रीमेंट दिया है तो जो कोई प्रॉफिट दे रहा है पर मंथ या पर ईयर तो अलाउएबल डिडक्शन, इंडिविजुअल के साथ कोई मुशारका का एग्रीमेंट किया है तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट दे रहा है तो अलाउएबल डिडक्शन, इंडिविजुअल के साथ कोई मुदारबा का एग्रीमेंट किया है और उसके ऊपर जो कोई प्रॉफिट दे रहा है तो अलाउएबल डिडक्शन है। जी, यहाँ पे इंटरेस्ट का वर्ड यूज नहीं किया इस्लामी के अंदर, इस्लाम में उसको प्रॉफिट का वर्ड यूज किया। तो है ये, वो लोग कहते हैं कि जी कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, वट एवर द केस इज, लेकिन हम पर्टिकुलर जो टिपिकल लैंग्वेज है उसका जार्गन है हम उसी को यूज करेंगे कि यहाँ पे उसके लिए अगर आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जाते हैं तो जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज प्रॉफिट नॉट इंटरेस्ट। ठीक है, मुशारके में शराकतदारी करते हैं, दो बंदे मिलके एक एसेट खरीदेंगे, मुदारबा में एक बंदा एसेट खरीदता है और दूसरा बंदा का हुनर होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको अलाउएबल डिडक्शन के तौर पे आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है जिसे आप SPV कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, SPV मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल जिस तरह नाम से ही साबित है कि किसी खास काम के लिए कोई चीज़ बनाई जाए, किसी खास काम के लिए कोई चीज़ बनाई जाए। अब इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि एक कंपनी है ABC, ठीक है, इस कंपनी ने इस कंपनी के रिसीवेबल्स हैं, हर कंपनी के रिसीवेबल्स होते हैं, लोगों से पैसे लेने वाले। ठीक है, तो इसके पास इतने लोग नहीं हैं अपने डिपार्टमेंट में जो जाएं और लोगों के दरवाजे खटखटाएं और अपनी पैसों की रिकवरी करें। सही है, इसके पास इतने लोग नहीं हैं। ठीक है, प्रॉपर टीम होती है ना, क्रेडिट कंट्रोल की टीम होती है, सेल्स की टीम होती है, जो एक तो बिजनेस का भी काम करते हैं और साथ साथ रिकवरियां भी करते हैं लोगों से। उधार पे माल बेचना पाकिस्तान में कौन सा आसान काम है, किसी को दे दो तो मिन्नतें करके वापस लेने पड़ते हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान वो वाला मुल्क है जहाँ पे अपने पैसे वापस लेने के लिए अगले को बताना पड़ता है यार बहुत ज़रूरत है, दे दो वापस। ठीक है, तो बहरहाल आपने उधार पे दे दिया तो रिसीवेबल आ गया। ठीक है, अब इसके पास इतने लोग नहीं है कि ये जाए और जाके अपने रिसीवेबल ले। ये क्या करता है, किसी और कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है और उसको ये काम सौंपता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई और कंपनी या इंडिविजुअल XYZ है, इसको ये काम सौंपता है कि भाई तुमने मेरे बिहाफ पे इनसे पैसे रिकवर करने हैं, तुमने मेरे बिहाफ पे इनसे पैसे रिकवर करने हैं। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको हम कहेंगे, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के खास तौर पे किसी मकसद के लिए इसका यूज करें। अब क्या होता है कि इसने इसका देना 100 रुपया, 100 रुपया देना है ना। अब इसने इसको तो पैसे नहीं देने, इसने किसे पैसे देने हैं, इसको देने हैं। तो ये क्या करेंगे कि इसको देंगे 100 रुपया, ये आगे 100 रुपया नहीं देगा, ये 98 रुपये, 95 रुपये, 96 रुपये, ठीक है, 90 रुपये, वट एवर जो इनकी आपस में सेटलमेंट होगी। ठीक है, वो 90 रुपये वापस करेगा। तो ये जो 10 रुपये है ये बेसिकली उसका एक्सपेंस होगा, किसका, इसका। तो ये जो 10 का एक्सपेंस है ये इसे अलाउएबल डिडक्शन लगी समझ। ये जो 100 रुपया इसको दे रहा है ये ओरिजिनल कंपनी को पूरा 100 रुपया नहीं दे रहा, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है तो अपने सर्विस चार्जेस रखेगा।
तो वो जो 10 का फर्क डाल दिया उसने ₹10 का, ये एबीसी कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? अलाउएबल एक्सपेंस। ठीक है, तो इसे हम अलाउएबल डिडक्शन के तौर पे ट्रीट करेंगे। अब अगली बात समझनी है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि समझना है कि हम एक बैंक है, या ये लगी है सारी बातें समझ, स्पेशल पर्पस की, लीज रेंटल की, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी में? अच्छा, अब अगली बात हमने समझनी है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक के पास करंट अकाउंट्स भी होते हैं और पीएलएस अकाउंट्स भी चाह रहे होते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स भी चाह रहे होते हैं। अब पीएलएस अकाउंट के ऊपर, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट के ऊपर जो बैंक एक फिक्स्ड प्रॉफिट पे करता है या इंटरेस्ट पे करता है, वो उसको एज एन अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर सकता है। ठीक है, बैंक कर सकता है। आप अपने पैसे उठाते हैं, 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उठा के बैंक में जमा करा देते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट कमाते हैं वहां से। हमारे लिए तो इनकम हो गया। अगर एक ही इनकम है तो किसी का एक्सपेंस होगा, तो किसका एक्सपेंस हो रहा होगा? बैंक का। तो बैंक वाला जो पीएलएस अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट पे कर रहा है या इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो उसका एक्सपेंस है। बैंक को वो खर्चा अलाउएबल डिडक्शन है, बैंक को वो खर्चा अलाउएबल एक्सपेंस है। ठीक है, इसी तरह बैंक्स ने, कुछ बैंक्स होते हैं HBFC जो कि घरों के लिए लोन देते हैं। ठीक है, कुछ होती हैं लीजिंग कंपनीज जो एसेट्स लीज के ऊपर देते हैं। ठीक है, ये HBFC होते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सही है, तो कुछ होती हैं लीजिंग कंपनीज, कुछ होते हैं HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये घरों के लिए लोगों को लोन देते हैं या घरों के लिए पर्सन्स को या बिजनेसेस को एसेट्स लीज पे देते हैं। जब इन्होंने काम शुरू किया एट द इनिशियल स्टेज, या हो सकता है विद द पैसेज ऑफ भी वक्त के साथ साथ, इनके पास कुछ कैपिटल होना जरूरी था। किसी को लोन देने के लिए जेब में पैसे होंगे तो लोन दोगे ना। किसी को एसेट लीज में देने के लिए अपनी जेब में इतना पैसा होगा कि एसेट बाहर से खरीदोगे तो आगे लीज में दोगे। तो वो पैसे जनरेट करने के लिए ये राबता करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये किससे राबता करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इन्हें फिर कौन देता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्हें इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट देता है, जिसकी बेस पे ये आगे फिर काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्हें इनिशियल इन्वेस्टमेंट देता है, वो क्या कंसीडर करके देता है? लोन के तौर पे। इस लोन पे ये जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट वट एवर द केस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देंगे, वो इनको क्या हो जाएगा? अलाउएबल डिडक्शन। वो इनको एज एन अलाउएबल डिडक्शन के तौर पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ये आपके पेज नंबर 80 पे जो बातें लिखी हैं, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लीज रेंटल, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये सारा कुछ यहां से मैंने आपको पढ़ाया, सारी चीजें। सारी चीजें आपको मैंने यहां से पढ़ाई। एक बात याद रखिएगा, लीज रेंटल जो है ना आपको अलाउएबल एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बताई। इसके अंदर एक एग्जांपल है, एग्जांपल के ऊपर 2 लाइनें लिखी हुई हैं, पेज नंबर 81, पेज नंबर 81। एग्जांपल से ऊपर 2 लाइंस लिखी हैं। लीज रेंटल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट
shall not exceed rupees 2.5 million in respect of lease of a cost of a passenger transport vehicle not plying for hire. हमने डेप्रिसिएशन में एक रूल पढ़ा था कि टैक्स वाले को महंगी गाड़ियां नहीं पसंद, और वहां पे उसने क्या लिमिट लगाई थी? 7.5 मिलियन। अगर आप गाड़ी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, वो भी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर थी, ये भी नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, खुद नहीं खरीद रहे, लीज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? लीज। तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मैक्सिमम 25 लाख की होनी चाहिए। यहां पे मजीद रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो लीज पे ले रहा है, जो गाड़ी लीज पे ले रहा है, बिजनेस वाला पर्सन जो गाड़ी लीज पे ले रहा है, वो 25 लाख से महंगी गाड़ी लीज पे ही नहीं करवा सकता। 25 लाख से महंगी गाड़ी लीज पे नहीं करवा सकता। ठीक है? हाँ, चलो ये उसका मसला है। तो 2.5 मिलियन जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है, हमने पढ़ा था ना लीज में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अलाउ होते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसकी ये एग्जांपल देखते हैं नीचे। ए लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्वायर्ड अ कार फॉर इट्स सीईओ ऑन लीज। लीज पे एक गाड़ी एक्वायर की है उसने, कॉस्टिंग रुपीज 5 मिलियन, जिसकी कॉस्ट क्या है? 5 मिलियन लीज पे ली है। लीज रेंटल फॉर द टैक्स ईयर पेड टू द लीजिंग कंपनी रुपीज 12 लाख। गाड़ी, यहां फोकस करिएगा, गाड़ी जो खरीद रहा है अपने सीईओ के लिए, खरीद नहीं रहा, लीज पे करवा रहा है सीईओ के लिए, उस गाड़ी की कॉस्ट क्या है? 5 मिलियन उस गाड़ी की कॉस्ट, यानी कि उस गाड़ी की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 5 मिलियन। ठीक है? कॉस्ट यानी कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? 5 मिलियन की गाड़ी जब लीज करवाएगा तो लीज रेंटल टोटल कितना बनेगा? 12 लाख। उस सवाल में दिया हुआ है 1.2 मिलियन। रेंट जो है लीज का कितने में पड़ेगा? 12 लाख में। आगे चले। इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 8 लाख। अब उसने ये बताया कि लीज रेंटल जो है ये 12 लाख का पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि रेंटल के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगली लाइन में उसने क्या लिखा है कि इसके अंदर प्रिंसिपल कितना है? 8 लाख। यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल 8 लाख है, तो इसके अंदर इंटरेस्ट कितना होगा? 4 लाख का इंटरेस्ट होगा इसका, 4 लाख का। ठीक है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लीज रेंटल दैट कैन बी क्लेम्ड एज अलाउएबल डिडक्शन। अब आप लोग मुझे बताएं, वो कहता है कि जी बताओ कितनी लीज की अमाउंट जो है वो अलाउ की जा सकती है एज ए डिडक्शन के तौर पे। कितनी लीज की अमाउंट अलाउ की जा सकती है एज ए डिडक्शन के तौर पे? असूल तो ये है, असूल ये है कि लीज रेंटल सारे का सारा अलाउएबल डिडक्शन है नॉर्मल केस में, लेकिन गाड़ी के केस में प्रिंसिपल अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कहां तक? 5 मिलियन, 25 लाख तक। लिमिट कितनी है? 25 लाख तक। गाड़ी के केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लिमिट कर देना कहां तक? 25 लाख तक। तो ये जो 8 लाख का प्रिंसिपल है इस लीज रेंटल में, ये कितनी कॉस्ट की गाड़ी के लिए है? 5 मिलियन की गाड़ी के लिए। तो मुझे 25 लाख की गाड़ी के लिए प्रिंसिपल कितना अलाउ है? 4 लाख। तो बात वही आ गई कि 8 लाख का प्रिंसिपल अलाउ है 5 मिलियन की गाड़ी के लिए, तो 25 लाख की गाड़ी के लिए कितना प्रिंसिपल अलाउ होगा? वो होगा 4 लाख। और इसमें ऐड क्या कर दूंगा? ये तो प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट तो सारा ही अलाउ है ना, इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इंटरेस्ट सारा ही अलाउ है। तो मुझे जो लीज रेंटल अलाउ होगा वो कितना होगा? 8 लाख। लगी समझ? लीज रेंटल कितना अलाउ होगा?
लगी समझ? हमने क्या करना है, लीज देखें, असूल ये है लीज रेंटल सारे का सारा अलाउ है। लीज रेंटल में प्रिंसिपल भी होता है और क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है। तो असूल ये है कि लीज रेंटल सारे का सारा अलाउ है। लेकिन गाड़ी अगर अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो जो लीज रेंटल में प्रिंसिपल की अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है मैक्सिमम 25 लाख की गाड़ी तक, 25 लाख की गाड़ी तक। तो जहां पे उसने बता दिया कि गाड़ी 5 मिलियन की कॉस्ट थी जो लीज कराई, तो लीज रेंटल 12 लाख है, प्रिंसिपल 8 लाख है, तो यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया कि ये जो प्रिंसिपल है ये 5 मिलियन की गाड़ी का है। तो मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कितने पे, 25 लाख की गाड़ी पे। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करके इसको मैं नीचे लेके आया और इंटरेस्ट सारा अलावा, तो लीज रेंटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बनेगा। नहीं, इंटरेस्ट जो लिमिट लगानी है ना वो प्रिंसिपल पे लगानी, इंटरेस्ट वो जो पड़ गया तो पड़ गया, ठीक है। तो लीज रेंटल जो है वो मुझे एज एन अलाउएबल डिडक्शन के तौर पे आएगा। एक छोटी सी बात और लीज से ही रिलेटेड, एक और बात, आप लोगों ने भी IFRS 16 नहीं ना पढ़ा हुआ, लीज वगैरह का कुछ नहीं ना पढ़ा? अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स चलते हैं उसके अंदर फाइनेंस लीज, ऑपरेशनल लीज और इस तरह की जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बेसिकली अकाउंट्स के अंदर जब आप कोई एसेट लीज पे ले लेते हो तो वो एसेट जो जिसने लीज पे लिया हो उसी का समझा जाता है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन में आपको ये नजर आएगा कि लीज पे एसेट लिया है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज है। लीज वाले एसेट पे क्या चार्ज है, डेप्रिसिएशन चार्ज है, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग और टैक्स, जो लीज वाला एसेट होगा उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एसेट लीज में लिया है तो उसके इंटरेस्ट की पेमेंट भी शामिल हो रही होगी, फाइनेंस कॉस्ट, अभी हमने पढ़ा ना इंटरेस्ट होता है, तो फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल हो रही होगी। तो जो लीज्ड एसेट है उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी, अकाउंटिंग के अंदर। तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें नजर आएगा कि अकाउंटिंग के अंदर जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं तो उसने दो चीजें लेस की होंगी, इकानी ना करना, इरिटेशन होती है। उसने दो चीजें लेस की होंगी, एक उसने लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन लेस की होगी, पहली बात। दूसरा, लीज्ड एसेट पे जो वो फाइनेंस कॉस्ट दे रहा है वो लेस की होगी, लगी समझ? इंटरेस्ट जो दे रहा है लीज एसेट पे वो लेस किया होगा। टैक्स वाला लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन भी नहीं मानता, लीज्ड एसेट की फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं मानता, टैक्स वाला क्या मानता है, बस लीज रेंटल, दैट्स ऑल, बस। हाँ, वो कहता है इस लीज रेंटल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल है, तो रेंटल को अलाउ कर देता है डिडक्शन के तौर पे, और अगर उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन या फाइनेंस कॉस्ट चार्ज की हुई है उसको ऐड बैक कर देता है, ठीक है। बस वो उसको यहाँ ऐड बैक करा देता है, यहाँ पे लेस भी तो करा रहा है ना, वो एक ट्रीटमेंट था कि इसमें इंटरेस्ट शामिल है ना। प्रिंसिपल अमाउंट जो रीपेमेंट होती है वो अकाउंटिंग में जो है हम ऑपरेशनल कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे। आप अकाउंटिंग को छोड़ दें, मैं अभी अकाउंट्स का नहीं आपको बता रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप अकाउंटिंग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे उसमें ये दो चीज़ें अगर लेस हुई तो हमने उन्हें ऐड बैक कर देना है और टैक्स की लीज रेंटल बस लेस करना है। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर उन्होंने इंटरेस्ट के तौर पर अलाउ किया, जिसने यहाँ इंटरेस्ट को रिवर्स किया उसको भी रिवर्स करके ये लीज रेंटल हम अलाउ कर देंगे।
चलें वो देखेंगे अगर आएगी तो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। फिलहाल आप इसको यहाँ तक ही याद रखें, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। वो प्रिंसिपल अमाउंट की ही एलोकेशन डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है ना। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट जहन में रखना है वो ये रखना है कि अगर अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट के अंदर लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन आ रही है और लीज्ड एसेट की फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, उसको हमने ऐड बैक कर देना है और लेस क्या करना है, लीज रेंटल। और लीज रेंटल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा आई कैप सवाल भी पूछ चुका है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी इंशाल्लाह। ठीक है, बस करें।